बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एनाटमी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम थोड़े से पार्ट 2 पढ़ रहे थे, तो उसका जो लास्ट लेक्चर है वो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो रेस्पिरेशन के बारे में था, जैसे कि ब्रीथिंग, ठीक है। उसमें जो कि टाइप्स आ जाती हैं उसको भी आज हम डिस्कस करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी मैकेनिक्स पढ़ते हैं ब्रीथिंग की। सबसे पहले कह रहा है जो इंस्पायरेशन होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जो कि तब भी अक्कर होता है जब भी हमारी इंस्पायरेटरी मसल जो होंगी उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसके बरअक्सर कह रहा है कि जो नॉर्मल एक्सपायरेशन जो होते हैं वो पैसिव फिनोमेना है जो कि अक्कर होगा जब भी हमारी इलास्टिक रिकॉयल हो जाती है लंग्स की, ठीक है। कहते हैं कि जो कि इंस्पायरेटरी मसल थे उसकी कंट्रैक्शन से हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, जिसके आगे फिर होता यूँ है कि जो हमारा इंट्राप्लूरल जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद ये कहता है कि अगर हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर ड्रॉप हो जाए तो वो फिर लंग्स को हेल्प करता है एक्सपेंड होने में, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो हमारी लंग्स की जो एक्सपेंशन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब भी हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है वो तो सब एटमॉस्फेयर प्रेशर जब भी हमारा एयर जो होती है एटमॉस्फेयर से सक हो जाती है लंग्स में। मतलब कि कह रहा है कि जब भी हमारी जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से सक्ड इन हो जाए लंग्स में तो हमारा जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अब जैसे कि हमने इंस्पायरेशन को डिस्कस किया, इंस्पायरेशन बेसिकली होता है ये कि मतलब कि एयर का इन हो जाना हमारी बॉडी में, ठीक है, उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके इंस्पायरेशन के दो टाइप्स हैं, क्वाइट और फोर्स्ड। क्वाइट इंस्पायरेशन मतलब कि जो इसमें हमारे नॉर्मल जो कि हमारी एयर को इंटेक करें वो क्वाइट होती है। उसके बाद फोर्स इंस्पायरेशन वो होती है जब भी हम फोर्सफुली जब भी हम एयर को इंटेक करते हैं तो वो फोर्स इंस्पायरेशन होती है। अच्छा, अब ये जो क्वाइट इंस्पायरेशन है ये एक्टिव प्रोसेस है। इसमें हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है हमारे डायफ्राम की जो कि डिसेंड हो जाती है। जब भी हमारे डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर हमारा जो वर्टिकल डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा इसमें हमारा डायफ्राम मतलब कि इंस्पायरेशन में डायफ्राम मसल का रोल आ गया। इसके अलावा इसमें हम क्वाइट इंस्पायरेशन में हमारे लिप्स एलिवेट हो जाते हैं जो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल करवाते हैं। जिसके बाद होता यूँ है कि हमारा जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और लेटर डायमीटर भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो फोर्स एक्सपायरेशन वो भी एक्टिव है। उसमें हमारे कौन से इंस्पायरेशन के एक्सेसरी मसल जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि पेक्ट मेजर और स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो हमारे फोर्स इंस्पायरेशन को प्रमोट करते हैं। उसके बाद जैसे एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है हमारे एयर को आउट मतलब कि एयर को बाहर निकालने को हम एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है। उस पर भी दो टाइप्स हैं, क्वाइट एक्सपायरेशन और फोर्स एक्सपायरेशन। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। अच्छा, क्वाइट एक्सपायरेशन में हमारा इलास्टिक रिकॉयल ऑफ लंग होती है जिसकी वजह से होती है, और इसके अलावा हमारे डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं वो इधर रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, जो फोर्स एक्सपायरेशन है उसमें वो भी एक्टिव प्रोसेस है। उसमें होगा यूँ कि हमारी जो कंट्रैक्शन होती है हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स की, जो कि हमारे एब्डोमिनल जो विजरा होगा उसको कंप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से डायफ्राम जो होता है वो असेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा फोर्स एक्सपायरेशन में रिब्स की डिप्रेशन हो जाती है, ठीक है, जो कि कौन काज करता है, रेस्ट ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अच्छा, ये एक मतलब कि डिफरेंस बताया कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डाउन चला जाता है, रिब केज एलिवेट हो जाती है। इसके बाद ये कहता है जो लंग्स एक्सपेंड करता है फिर वो फॉलो करता है डायफ्राम और रिब केज को। फिर ये कहता है जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो लोअर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रेशर जो कि आउटसाइड होता है। और इसके अलावा एयर जो होती है पुल इनटू लंग्स में चली जाती है, और इसके अलावा डायफ्राम पुश डाउन हो जाता है एब्डोमिनल कॉन्टेक्स्ट में, और आखिरकार होता है कि एब्डोमिनल जो होता है एक्सपेंड हो जाता है। डायफ्राम एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं और डोम शेप में अपना रिटर्न हो जाते हैं। रिब कैप जो होती है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, और लंग्स जो होते हैं वो हमारी श्रिंक हो जाते हैं जो कि डायफ्राम और रिब कैज को फॉलो करते हैं। इसमें जो हमारा इनसाइड लंग्स जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रेशर आउटसाइड। इसमें जो एयर होती है फोर्स आउट मतलब कि रेस्पिरेटरी से बाहर निकलती है और डायफ्राम राइजेज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो प्रेशर जो होता है एब्डोमिनल कॉन्टेक्स्ट में वो रिलीज हो जाता है। फिर होता ही है कि हमारा जो एब्डोमिनल जो होता है वो ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न हो जाता है। अब इधर भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बता रहा है कि हमारे इंस्पायरेशन में रिब केज जो होगी वो मूव डाउन जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सपायरेशन में जो होती है वो डाउन चली जाती है, इंस्पायरेशन मूव अप होती है, ठीक है। डायफ्राम रिलैक्स होता है इसमें,
एक्सपायरेशन में उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउन चला जाता है। और इसके अलावा एक्सपायरेशन में हमारा जो प्रेशर जो होता है लंग्स में बढ़ जाता है और एयर जो होती है पुश आउट होती है। ये है पीछे वाली बातें। और इसमें इंस्पायरेशन में बता रहा है कि जो प्रेशर लंग्स में डिक्रीज हो जाते हैं और एयर रश इन होती है। पिछली वाली सेम बातें थी। अच्छा, अब ये इंस्पायरेशन में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि जो इंस्पायरेटरी मसल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, डायफ्राम डिसेंड हो जाएगा और रिब केज राइज हो जाएंगे। उसके बाद थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे लंग्स होंगे वो स्ट्रेच हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है फिर ये होगा कि वो प्रेशर जो होगा वो ड्रॉप हो जाता है 1 mm ऑफ एच तक। इसके अलावा जो हमारे एयर होती है ना फ्लो हो जाती है लंग्स में प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, तब तक होगी जब तक इंट्रापल्मोनरी प्रेशर 0 तक नहीं हो जाता। अभी ये कह रहा है कि चेंजेस जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फर्म डायमेंशन में, इसमें रिब्स एलिवेट हो जाएंगी, स्टर्नम फ्लेयर हो जाएगी जब भी हमारे एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और इसके अलावा डायफ्राम इनफेली मूव करता है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेटर डायमेंशन में हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से हैं। अब इंस्पायरेशन के लिए जो मेन मसल्स हैं वो डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है, ये इंस्पायरेशन के मसल है में। अच्छा, एक्सपायरेशन में कौन से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, पेक्टोरल मसल और एब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो एक्सपायरेशन कराते हैं। अब डायफ्राम क्या है, ये एक मेन मसल है इंस्पायरेशन का। अब ये कहता है कि जो इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स जो होती है वो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो होती है डायफ्राम की 2 वे में होती है। अब डायफ्राम एक डोम शेप्ड है जो कि लोअर 6 रिब के साथ और रिफाइड प्रोसेस जो होता है स्टर्नम के साथ अटैच होता है। जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो हमारा डोम होता है वो फ्लैटन हो जाएगा और हमारे जो एब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं वो हमारे डाउनवर्ड पुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फिर क्या होगा यूँ कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो इनलार्ज हो जाएगी और एट लास्ट होगा यूँ कि वर्टिकल डायमीटर थोरेसिक केज का इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा ये कह रहा है कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से हमारा जो क्या करता है रिब केज को पुश करता है आउटवर्ड, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है और कहाँ एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल प्लेन में। अच्छा, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब बेसिकली इनका जो होता है रोल रिब्स के लिए रोल होता है। अब ये बिटवीन रिब्स होते हैं फॉरवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इनकी जो अटैचमेंट होती है लोअर रिब्स में मोर फॉरवर्ड होती है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अच्छा, अब ये जब इनकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये हमारे लोअर लिब को रेज करते हैं। इसके अलावा ये हमारे इसके 2 इफेक्ट होते हैं। बक्कल हैंडल इफेक्ट होता है जिसमें हम ये क्या करते हैं, हमारी जो थोरेसिक कैविटी का जो ट्रांसवर्स डायमीटर उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा पंप हैंडल इफेक्ट, उसमें हमारा वर्टिकल डायमीटर थोरेसिक केज का बढ़ाते हैं थ्रू एंट्री और पोस्टीरियर डायमीटर के, और हमारा इसको मतलब ये बढ़ाते हैं। अब एक्सेसरी मसल कौन से हैं, स्केलेनी मसल, इंटरनेकुलर मसल और नेक और बैक मसल। ये वही तब काम करते हैं जब हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन कराते हैं, इंस्पायरेशन। जब भी हम फोर्स्ड इंस्पायरेशन करेंगे तो ये मसल काम करेंगे। अच्छा, अब मसल का एक्सपायरेशन, इसमें हमारे एब्डोमिनल मसल होते हैं, इंटरकोस्टल मसल और नेक और बैक के मसल होते हैं। जब भी मतलब कि एयर को बाहर निकालना होगा तो ये हमारे एब्डोमिनल मसल्स वर्क करते हैं और इंटरकोस्टल मसल और नेक और बैक के मसल्स। अच्छा, अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है, एक एब्डोमिनल टाइप और एक थोरेसिक टाइप। अब जो बेबीज़ और जो यंग चिल्ड्रेन होते हैं ना उसके जो रिब्स होते हैं ना वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो बेबी जो होते हैं ना रिलाई करते हैं हमारे डायफ्राम के डिसेंट तक, ताकि वो अपना थोरेसिक कैविटी जो होगी ताकि वो थोरेसिक कैविटी बढ़ा ले जब भी उसकी इंस्पायरेशन हो, ठीक है। उसके अलावा ये केस एक्कम्प्लीट होते हैं, एक इनवर्ड और आउटवर्ड एक्सकर्जन हो जाती है एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की, ठीक है। मतलब कि इस टाइप में हमारी जो होगी एंटीरियर जो एब्डोमिनल वाल होगी उसकी इनवर्ड और आउटवर्ड एक्सकर्जन हो जाएगी, जो कि हमारी सीन ये जिस टाइप में होती है उसे हम एब्डोमिनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। कहते हैं कि आफ्टर सेकंड ईयर वाला मतलब लाइफ के सेकंड ईयर में हमारे जो रिब्स होंगी तो पहले हॉरिजॉन्टल थी तो फिर ये ओब्लिक होना जाएंगी और एडल्ट फॉर्म ऑफ जो होगी रेस्पिरेशन की वो इस्टेब्लिश हो जाती है। बेसिकली जो एब्डोमिनल टाइप होती है ना ये बेबीज़ और यंग दोनों में होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कि भाई बेबीज़ में कौन सी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होती है, तो हमने क्या बताना है कि एब्डोमिनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, इसके बरक्स थोरेसिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ये एडल्ट में होती है, ठीक है। उसमें हमारा ये बता रहा है कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट भी वेरी करती है सेक्शुअल डिफरेंस की वजह से।
अच्छा, तो कह रहा है कि जो फीमेल होती है ना वो रिले कहाँ कहाँ करती है, मेनली जो कि रिब्स की मूवमेंट पे, रेदर देन जो कि डायफ्राम की डिसेंट पे। मतलब कि जब भी इंस्पिरेशन होगी तो ये फीमेल जो होंगी वो रिब्स की मूवमेंट पे ज़्यादा रिलाई करती है एज़ कम्पेयर टू मतलब कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। इस टाइप को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अच्छा, अब इसमें ये सवाल है कि हमारा जो मेल जो होता है ना वो बेसिकली उसमें दोनों टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं, थोरेसिक और एब्डोमिनल। बरक्स बर जो मैनली जो कौन सा यूज़ करता है, एब्डोमिनल टाइप का। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि हाँ भाई कि मेल जो होते हैं वो मेनली कौन सी टाइप पर रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं, तो वो हमारी एब्डोमिनल टाइप है। वैसे दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोरेसिक पार्ट 2 का लेक्चर लास्ट लेक्चर था। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।